गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ लेसन 4 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय जो लेसन है, हम उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है बच्चों, देशीय या घरेलू उत्पाद किसके बराबर है? देशीय और घरेलू उत्पाद बराबर है, ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्पाद जमा विदेशों से निवलकारक आय। ये गलत है। राष्ट्रीय उत्पाद भाग विदेशों से निवलकारक आय, ये भी गलत है। राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से निवलकारक आय, ये ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद मल्टीप्लाई विदेशों से निवलकारक आय, ये गलत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हमने ये देखना कौन सा सही नहीं है। बाजार कीमत पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी और बाजार कीमत पर जीएनपी जमा घिसावट व्यय, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि जमा घिसावट व्यय नहीं बल्कि माइनस घिसावट व्यय होना चाहिए था, ये गलत है। दूसरा देखेंगे, बाजार कीमत पर एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस विदेशों से निवलकारक आय नेशनल प्रोडक्ट से, तो एनडीपी देखिएगा, बाजार कीमत पर एनडीपी, बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस विदेशों से निवलकारक आय, ये सही है। कारक लागत पर एनडीपी, बाजार कीमत पर एनडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर जमा आर्थिक सहायता, ये भी ठीक है। कारक लागत पर जीडीपी बराबर है कारक लागत पर एनडीपी जमा मूल्यह्रास, ये भी ठीक है। हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है? तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ठीक है इस मामले में, क्योंकि पहला ऑप्शन ही गलत है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? देखो बच्चों, नेशनल इनकम कमेटी का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1949, बी है 1950, सी यानी कि तीसरा 1948 और चौथा 1951। ये तीनों ही गलत है और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 1949 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। एनडीपी एट एमपी बराबर है जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास। सही चुनना है हमने बच्चों, सही कौन सा है? तो ये तो सही नहीं है पहले वाला। तो दूसरा है जीएनपी एट एमपी माइनस जीएनपी एट एफसी जमा निवल अप्रत्यक्ष कर, ये बिल्कुल ठीक है। अगर एनआईटी एफसी में इनकी फैक्टर कॉस्ट पे जो कोई चीज़ है उसमें अगर हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस पर हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है जीडीपी, कैसे प्राप्त करेंगे? जीएनपी प्लस विदेशों से निवल का कारक आय या साधन आय, क्योंकि देखो नेशनल तो ये पहले ही है, तो ये तो गलत है। एनएनपी एट एफसी इक्वल टू एनडीपी एट एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। अगर निवल अप्रत्यक्ष कर घटाओगे तो ये एफसी बन जाएगा, एनडीपी एट एफसी बन जाएगा, ना कि एनएनपी एट एफसी, तो इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? तो देखो बच्चों, इसमें बाजार कीमत पर जीडीपी पहला ऑप्शन है, दूसरा है कारक लागत पर जीडीपी, तीसरा है कारक लागत पर एनएनपी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि बाजार कीमत पर है और ग्रोस है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का अर्थ शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर है? देखो बच्चों, निवल अप्रत्यक्ष कर या एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में आर्थिक सहायता। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे
कि माइनस में आर्थिक सहायता कहाँ पर है। प्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता ये गलत है। अप्रत्यक्ष कर जमा आर्थिक सहायता ये बिल्कुल गलत है। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता ये बिल्कुल ठीक है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये तीसरा वाला। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, निम्न में से किसको भारत की घरेलू आय में शामिल किया जाएगा। विदेशी बैंकों की भारत में उनकी शाखा द्वारा अर्जित लाभ। देखो, विदेशी बैंकों की भारत में जो कोई शाखा है, अगर वो लाभ अर्जित करती है तो भारत की घरेलू आय में नहीं आएगा। भारत में अमेरिकी दूतावास में कार्यरत भारतीय निवासियों को प्राप्त वेतन, ये भी नहीं आएगा भारत की घरेलू आय में। एक भारतीय कंपनी की सिंगापुर में उसकी शाखा द्वारा अर्जित लाभ, ये भी नहीं आएगा। अनिवासी भारतीयों द्वारा, देखिएगा घरेलू आय की बात हम कर रहे हैं, अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अपने परिवारों को भेजी गई राशि, यहाँ परिवारों की बात आ जाती है, परिवारों को जो राशि भेजी गई है ये आएगा, ये सही ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में मुख्य योगदान किसका है। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक या सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है राष्ट्रीय आय लेखांकन में, वो है, पहला ऑप्शन है केन्ज, दूसरा मार्शल, तीसरा कुजनेट्स, चौथा रॉबिन्स। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कुजनेट्स, क्योंकि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक भी कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेटस, तो साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो बच्चे, जो हम बोलते हैं कि जब की जो भी क्वांटिटी है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं की मात्रा होती है, अगर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, मार्केट प्राइस से, तो देखो ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पी गुणा क्यू, दूसरा पी भाग में क्यू, तीसरा पी माइनस क्यू, चौथा पी जमा क्यू। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पी और क्यू, यानी कि कीमत को और मात्रा से गुणा कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता बराबर होता है एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष कर गलत है, दूसरा कुल व्यय ये भी गलत है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर चौथा है, ये चौथा ठीक है, तीसरा गलत है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, हमने देखा ये जो तीसरा हमने लिखा था ये गलत है, चौथा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो आपने देखा फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए या चुनिए। एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी बराबर है जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्य ह्रास। तो अगर इसमें से मूल्य ह्रास हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनपी एट एमपी आएगा, जबकि हमें चाहिए एनडीपी एट एमपी, ये गलत हो गया। एनएनपी एट एफसी, तो जीएनपी एट एमपी, और इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले साधन आय, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ही वो नेशनल है, एन है। तो अब देखिएगा जीएनपी इक्वल टू जीडीपी जमा निवल अप्रत्यक्ष कर, देखिएगा जीडीपी जमा निवल अप्रत्यक्ष कर, तो ये तो नहीं है क्योंकि निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ने से तो मार्केट प्राइस पर हो जाता है, जबकि ये डी है और हमने एन बनाना है, ये गलत है। नेक्स्ट है जीडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। देखो यहाँ पर जो फोर्थ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर निवल एनआईटी घटाएंगे तो हमारा एफसी आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। देखो बच्चों, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मतलब है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है फोर्थ, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता। देखो बच्चों, दोहरी गणना से बचने के लिए बिल्कुल ठीक है, इससे आय कम हो जाती है
मध्यवर्ती वस्तुएं ठीक नहीं होती, उपरोक्त सभी ये गलत है। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकलन में अपवर्जित मदें कौन सी हैं? अपवर्जित मदें कौन सी हैं? तो देखो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है? विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन सही नहीं होता। जो विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, इस्तेमाल किए हुए पुराने सामान का हस्तांतरण व गैर बाजार वस्तुएं और सेवाएं, गैर कानूनी गतिविधियां, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो सही ऑप्शन है ये फोर्थ है कि सभी ऐसी चीज़ें हैं जो अपवर्जित मदें हैं, तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के पिता कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, साइमन कुजनेट्स, ग्रेगारी किंग, महालनोबिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दूसरा सेकंड ऑप्शन ठीक है। साइमन कुजनेट्स लेखा प्रणाली के पिता कौन है? साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट है, भारत में लेखा अवधि क्या है? देखो बच्चों लेखा अवधि या वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये गलत है। दूसरा है 31 जनवरी से 1 दिसंबर, ये भी गलत है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। 1 मार्च से 28 फरवरी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि होती है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। देखो ये तीनों ही विधियाँ होती है राष्ट्रीय आय मापने की, तो उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ हम लिख देते NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, गलत है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, ये भी गलत है। तीसरा आर्थिक सहायता, ये भी गलत है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर चौथा ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य हमने बताना है। तो इसमें हम देखेंगे, वस्तुओं तथा सेवाओं के निवल निर्यात को घरेलू या देशीय आय में शामिल किया जाता है। देखो बच्चों ये सत्य है या असत्य, ये आपने बताना है। वस्तुओं तथा सेवाओं के निवल निर्यात को घरेलू या देशीय आय में शामिल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ये निवल निर्यात है, तो ये सही है पहला ऑप्शन, यानी कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर NNP जमा विदेशों से निवल कारक आय। देखो NDP, देखो NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर NNP यानी कि NNP एट MP, ये तो है। और विदेशों से निवल कारक आय, देखो पहले ही ये नेशनल है, तो ये असत्य है बच्चों। पहले ही जो चीज़ नेशनल है और फिर आप उसमें विदेशों से निवल कारक आय जोड़ रहे हो तो डबल हो जाएगा, इसलिए ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोज्य आय को बचत तथा निवेश में बांटा जाता है। प्रयोज्य आय को बचत और निवेश में नहीं, ये गलत है। प्रयोज्य आय को बचत और उपभोग में, यानी कि C+S होती है प्रयोज्य आय, ना कि C+I। C+I नहीं होती है, बल्कि C+S होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रयोज्य आय को बचत और निवेश में बांटा जाता है, इसलिए ये असत्य है। यानी कि सॉरी, यहाँ पर हमने निशान लगाएंगे कि ये असत्य है, तो ये वाला ठीक है, असत्य है ये, क्योंकि इसको बचत और निवेश में नहीं, बल्कि बचत और उपभोग और बचत में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक लागत पर GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कारक लागत पर NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, ये भी गलत है। देखिएगा GDP निकालना है हमने, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कारक लागत पर NDP दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो N दे रखा है, और हमने G निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मूल्यह्रास ऐड करना चाहिए G निकालने के लिए, जबकि यहाँ माइनस कर रखा है, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विधि को मूल्यवृद्धि विधि भी कहते हैं। मूल्यवृद्धि विधि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, पहले वाला ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है 24वां, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC घरेलू आय के बराबर है।
देखो इसने बोला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी घरेलू आय के बराबर है। नहीं, ये फॉल्स है, ये असत्य है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। ये है राष्ट्रीय आय, तो ये घरेलू आय ना होकर के राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के बदले आय प्राप्त नहीं होती है वे अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनार्थिक क्रियाएं, ये सही है, जो कि आर्थिक धन ही प्राप्त नहीं होता। देखो जिन क्रियाओं के बदले आय प्राप्त नहीं होती वो अनार्थिक क्रियाएं हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, वे सभी क्रियाएं जिनके बदले आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये बिल्कुल सही है कि भी वे आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, तो ये सत्य है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। देखो बच्चों यहाँ पर ये सही है, ये ट्रू है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमने। ये क्वेश्चन है पेंशन, अब कौन सी पेंशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। देखिए अगर वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी क्योंकि वो हस्तांतरण भुगतान है। लेकिन कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन मिलती है तो उसके कर्मचारियों का पारिश्रमिक में ही आती है और वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। देखो बच्चों पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, अगर वृद्धावस्था पेंशन है तो शामिल नहीं की जाएगी क्योंकि वो एक तरफा भुगतान है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन है तो शामिल की जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय के माप में लेना चाहिए। देखो वो 28वां जो हमारा प्रश्न है ये ट्रू है, सही है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को राष्ट्रीय आय के माप में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है। छात्रवृत्ति, देखो बच्चों जो छात्रवृत्ति है वो क्या हस्तांतरण है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक तरफा भुगतान है, इसके बदले में विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति मिलती कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए ये सत्य है, हस्तांतरण भुगतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु कर तथा संपत्ति कर को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नहीं, ये गलत है। देखो मृत्यु कर और संपत्ति कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये कोई आमदनी नहीं है। देखिए कि ये जो संपत्ति कर है और मृत्यु कर है ये व्यक्ति की पहले से जो पहले वाली संपत्ति में से दिया जाता है, चालू संपत्ति में से नहीं दिया जाता, चालू आय में से नहीं, बल्कि संपत्ति के ऊपर जो पहले से कमाई गई है उस पर कर है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। देखिएगा मृत्यु कर और संपत्ति कर को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ये गलत है, फॉल्स है। तो ये था हमारा इतना सारा MCQ बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।